नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए गणित के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, उन्हें समझिए और उसका उत्तर भी बताने का प्रयास करिए। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सीटेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं और कैसे उनका उत्तर दिया जाता है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से इनको समझिए। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, आपको यह बताना है। पहला इसमें दिया है गणितीय अवधारणाओं को समझना। बच्चे गणितीय अवधारणाओं को कितना समझ रहे हैं, इसका आकलन आप करेंगे। आपको यहां बताना है कि किस चीज का आकलन आपको नहीं करना है। तो पहला तो सही है, इसमें जो है आकलन करना चाहिए। दूसरा है गणितीय भाषा का विकास। बिल्कुल, गणितीय भाषा का विकास बच्चों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी आकलन आप करेंगे। तीसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। यहाँ पे सटीकता निगेटिव शब्द आ गया है। यहाँ पर आपको यह आकलन नहीं करना है दोस्तों कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में बच्चे कितना सटीकता दिखा रहे हैं, यह जरूरी नहीं है। और आपको यही बताना था कि किस चीज का आकलन आप नहीं करेंगे, तो इसी का आकलन नहीं करेंगे कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में कितने सटीक हैं बच्चे, ये इस चीज का आकलन नहीं करेंगे। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल इसमें सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से इनको देखिए। इसमें पूछा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप देखिए, पहले बच्चों को चित्र बनाना सिखाएंगे या प्रतीकों के माध्यम समझाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले बच्चों को अनुभव प्रदान करेंगे, मूर्त वस्तुओं को दिखाकर उन्हें अनुभव प्रदान करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर भाषा के माध्यम से बच्चों को धीरे धीरे समझाना है। ठीक है, उसके बाद आपको चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, और अंत में आपको प्रतीकात्मक चीजों के माध्यम से बताना है, उन्हें समझाना है। ठीक है, इस तरह से आपका इसमें पहले क्या हो जाएगा, पहले तीसरा सही हो जाएगा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। मतलब कि यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिए और समझते हुए चलिए। दोस्तों, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई है, 83 - 27 बराबर 64 घटाया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। पहला है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, क्या यह सही है। दूसरा है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। बिल्कुल यह गलत है। बच्चा घटाने के बारे में जानता है, तभी तो उसने घटाया है। भले ही उसने गलत घटाया हो, लेकिन वह थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए आपका दूसरा तो गलत हो गया। बच्चा दो अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। अगर पूरी तरह से घटाव की प्रक्रिया जानता तो वह गलत नहीं करता, इसलिए यह भी गलत हो गया। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है, तो इसे अभ्यास के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए आपका इसमें पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, इसलिए वह घटा तो रहा है लेकिन गलत घटा रहा है, इसलिए आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे पूछा गया है आपसे, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आप क्या करेंगे, शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे दोस्तों, और उसका संगठन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना चाहिए, दोनों को एक साथ आकलन करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको प्रगति रिपोर्ट का विकास करना चाहिए, और अंत में आपको बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना चाहिए। तो इस तरह से आपका इसमें पहला ही विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए, ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। बताइए, रोमन अंकों का प्रयोग हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं में क्यों नहीं किया जाता है लेखन में। तो आप बताएंगे, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। क्या यह सही है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए आप लोग। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, याद कर सकते हैं, तो यह तो गलत हो गया। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, जटिल कार्य नहीं है, संख्याएं आप बना सकते हैं। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं भ्रमित हो जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन में बिल्कुल भ्रमित नहीं होते हैं। पहला ही बिल्कुल राइट है। रोमन अंक जो होता है दोस्तों, इसका स्थानीय मान का नियोजन
नहीं कर सकते, मतलब कि यह स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना बिल्कुल मुश्किल काम होता है। यही आपका जो है इसमें गलत है, ध्यान रखिएगा, यही आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत है। आपको बताना था कि क्यों नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय मान का नियोजन नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने शब्दों में अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या उद्देश्य उसका होना चाहिए शिक्षक का। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है, यह तो गलत है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, यह भी सही नहीं है। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल यहाँ पे राइट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे पूछा गया है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, आगे पूछा है कि गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, क्या यह सही है? आप कहेंगे नहीं। यहाँ पे दोस्तों चारों विकल्प जवाब पढ़ेंगे तभी आपको सही आंसर पता चलेगा। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग, तो यह भी सही नहीं है। में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता, यह भी सही नहीं है। कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल, जो अशिक्षित दुकान द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित के नियम तौर तरीके हैं उनका प्रयोग दोस्तों कक्षाओं में करना चाहिए, इससे बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो वैकल्पिक रूप में उनका प्रयोग करना चाहिए, हर समय उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वैकल्पिक रूप में समझाने के लिए आप कर सकते हैं। चलिए अगला है, ध्यान से देखते चलिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए, आप बताइए कैसे संभालना चाहिए। यहाँ पे है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, यह बिल्कुल सही नहीं है। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ, यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, इसमें पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं, इसलिए आपका यह बिल्कुल सही है कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ आप बैठा के उनको जो है बैठाकर शिक्षा देंगे और ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए ध्यान से। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, किस लिए विकसित किए गए हैं आप लोग बताइए। यहां पे देखिए ध्यान से, पहला है गणित के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, या फिर दूसरा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियां बढ़ाई जाए, या बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दस्ता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाए ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली जो कक्षावार दस्ता है या फिर कौशल है उसको हम परिभाषित कर सके, इसलिए प्रतिफल आवश्यक है। तो इसलिए आपका तीसरा यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो क्या यह कोई गतिविधि है या कोई गतिविधि नहीं है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन करना भी कोई गतिविधि का काम नहीं है। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करके लिखना यह भी गतिविधि नहीं है। यहाँ पे है बच्चों का अन्वेषण में लगना, खोज में लगना, यह एक गतिविधि का काम होता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, आपको यहाँ यह बताना है। एक संगतता, यह तो आवश्यक है पूर्व संख्या अवधारणा के रूप सीखने के लिए। क्रमबद्धता भी संख्याओं को सीखने के लिए आवश्यक है गिनती के। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, केवल संख्याओं का नाम पढ़ना दोस्तों यह जो है आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे आपका यही बताना था, यही आंसर आपका सही है कि कौन सा आवश्यक नहीं है। तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना केवल, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है। देखिए आप बच्चे से क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहे हैं और वह बता रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, उसने उत्तर दिया। तो क्षेत्रफल की इस अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं बताइए।
आपने एक बच्चे से क्षेत्रफल के बारे में पूछा और बच्चे ने जवाब दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। यह किसका क्षेत्रफल है? यह दोस्तों आयत का क्षेत्रफल है। लेकिन आपने उससे आयत के बारे में नहीं पूछा कि बच्चे बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तब उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बताया। आपने केवल क्षेत्रफल का नाम लिया है और उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बता दिया। तो इससे क्या तात्पर्य आप निकालेंगे? बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा गलत है। क्षेत्रफल के बारे में जानकारी है तभी तो उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बताया। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल सामान्य विचार को आयत के क्षेत्र के रूप में उपयोग किया, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चे ने आयत को समझकर उत्तर दिया, इसका मतलब आयत के बारे में उसे जानकारी है। किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल को वह आयत समझ रहा है, आयत के क्षेत्रफल के रूप में बता रहा है। यही इसका अर्थ निकल के आता है दोस्तों, इसलिए आपका यही बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प भी पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। यह तो सही नहीं है, क्योंकि आयत पूछता तब सही होता है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन है, यह भी गलत है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से समझना है आपको, उसके बाद उत्तर देना है। दोस्तों लगातार आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की, उतने ज्यादा आपको सीटेट की जो प्रश्नों की भाषा है वह आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी और एग्जाम में आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप बताइए। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, क्या यह कठिन है? बिल्कुल गलत धारणा है यह। गणित कठिन नहीं है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये तो रूढ़िबद्ध धारणा है दोस्तों, बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। चाहे लड़का हो लड़की, कोई भी गणित में कमजोर नहीं होता है। हर कोई गणित सीख सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल हर आदमी गणित सीख सकता है, और चाहे लड़का हो या लड़की, सभी लोग गणित सीख सकते हैं। यह बिल्कुल सही है और यही आपको यहाँ पे बताना था। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में एक शिक्षक ने प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया दोस्तों, आपको बताना है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय समझाने के लिए टीचर ने क्या किया कि एक जो है शीट वितरित की है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसमें बना हुआ है। तो इसने क्या किया? आगमन विधि का प्रयोग किया, निगमन, व्याख्यान, प्रयोगशाला। आप कहेंगे यह आगमन विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि आगमन में दोस्तों उदाहरण दिया जाता है और टीचर ने यहाँ पर उदाहरण दिया है। शीट को वितरित करके उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, इसलिए यहाँ पे आगमन विधि बिल्कुल सही है। पहले उदाहरण, उसके बाद नियम, तो जो है आगमन विधि होता है। और पहले नियम बताया जाता है तो क्या हो जाता है? तब निगमन हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आगमन विधि के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? आपको यह बताना है। तो देखिए, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक संग्रह प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे केवल शब्द आ गया है दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। शिक्षक को आप केंद्र बना के नहीं चलेंगे, आप छात्र को केंद्र बना सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। तो इसलिए आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल सही नहीं है, आपको यही बताना था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2/3 + 4/5 को सॉल्व करना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे 2/3 + 4/3 को सॉल्व करेंगे। भिन्नों का जोड़ है तो क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 15 हो गया एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। उसके बाद 3 का 5 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 × 5 = 15, 5 बार जाएगा। और जितना भाग जाएगा 5, उसका अंश में 2 में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 का जो है 15 में भाग करेंगे। 5 × 3 = 15, 3 आया, और 3 का 4 में गुणा, 3 × 4 = 12 हो गया। तो 12 × 10 दोस्तों 22 हो गया, 22/15 हो गया। ठीक है, 22/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 × 1 = 15, 5 × 20 = 2 = 22, 1 सही 7/15 हम लिख सकते हैं। यही आपका दोस्तों आंसर है, 1 सही 7/15। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो यहाँ पे कथन आपको बताना है। पहला लिखा है कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं, तो बिल्कुल चारों जो यहाँ पे छपे हुए हैं चित्र बिल्कुल समांतर चतुर्भुज है, यह सही है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो पहला कथन इसमें लिखा है, जब पहला आपका सही है सभी समांतर चतुर्भुज हैं, और दूसरा कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह तो गलत कह रहा है। यही आपको बताना था, इसका मतलब दूसरा विकल्प ही सही है। तीसरा कह रहा है कि इनमें से 2 समचतुर्भुज है, तो बिल्कुल 2 यहाँ पे समचतुर्भुज हैं। और चौथा है इनमें से 2 आयत हैं, बिल्कुल यह भी सही है, इसमें 2 आयत हैं।
ठीक है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसलिए आपका इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही आपको बताना था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करिए प्रश्नों को। तो चलिए इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए पहले क्या लिखना है, 11,000 लिखना है, तो 11,000 आपको पहले लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1100 को लिखिए, फिर इसके नीचे आप 1100 लिख दीजिए, फिर कह रहा है कि 11 लिखिए, इसके नीचे आप 11 लिखिए, फिर कह रहा है पूरा जोड़ के बताइए, मतलब कि किसका प्रतिनिधित्व करता है चारों विकल्पों से, तो चारों विकल्पों में किसका है, यहाँ पे आप जोड़ के बताइए। एक में 0 जोड़ेंगे एक ही आ जाएगा, फिर एक में 0 जोड़ेंगे एक ही आएगा, एक में 0 जोड़ेंगे एक ही आएगा, एक में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर एक ऐसे उतर जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, 12, यहाँ पे 12 1 1, ये आपका बिल्कुल सही है, दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यही आपको इसमें बताना था। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों सीटेट में देखने को मिलेगा, तो ध्यान से आप देखेंगे सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे दोस्तों बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताना है आपको, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, छोटे छोटे जो बिंदु दिख रहे हैं आपको यहाँ पे पहले निकालना चाहिए कि दोनों छोटे बिंदुओं के बीच कितनी दूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ 25,000 से लेकर 39,000 तक जब इनका आकलन करेंगे तो एक बिंदु पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी में लगभग 2000 इकाइयां रहेंगी। कितनी रहेंगी, 2000 इकाइयां, ठीक है। एक मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2000 इकाइयां हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच कितने बिंदु हैं इनको आप गिन लेंगे, जितने बिंदु रहेंगे उतने में 2000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच जब 2000 है तो कितने बिंदु हैं उनमें 2000 से गुणा कर लेंगे। तो ए से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ए से लेकर बी तक दोस्तों कितने बिंदु हैं, 11 बिंदु हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच में 2000 है तो 11 से हम 2000 में गुणा कर देंगे, तो 11 दूनी 22,000 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। 22,000 इकाइयां बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को देखते चलिए। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट में मिलेगा, जरूर आप सही करके आएंगे। अगर यह वीडियो आप पूरा ध्यान से समझ लेते हैं तो जरूर आप सीटेट में जो है अच्छा स्कोर मैथ में करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो चलिए 3 सही 1/4 में क्या करेंगे, हम 1/16 का भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितने पैकेट बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे हम दोस्तों 3 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 1 13, 13/4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, भाग कर देना है, किससे भाग करना है, 1/16 से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए दोस्तों भिन्नों का भाग है तो क्या करेंगे, भाग के स्थान पे हम क्या करेंगे, गुणे का निशान लगा सकते हैं, ये आप जानते हैं। और जब गुणे का निशान लगा सकते हैं तो अगली वाली जो भिन्न है उसका स्थान बदल जाएगा, 1/16 का 16/1 हो जाएगा, स्थान पर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, और 13 का 4 में गुणा, 13 चौका 52, आपका आंसर आ गया। तो पहला विकल्प बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट है। तो ध्यान से आप समझ लीजिए, ऐसे ही प्रश्न लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो सभी चीजें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा कठिन नहीं है, केवल समझना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। हरीश ने 18:40 मतलब 6:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय बताइए। तो क्या करेंगे, पूरा समय कैसे बताएंगे, 22:20 से आपको 18:40 घटा देना है। सिंपल सा आपका सवाल आ जाएगा, 22:20 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर इसमें हम 18:40 घटा देंगे, सिंपल सा। यहां पे देखेंगे दोस्तों 20 से आपका 40 नहीं घटेगा, 20 मिनट से 40 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इस 22 से हम 1 घंटे उधार ले जाएंगे, मतलब कि 60 मिनट हम यहां उधार ले जाएंगे 22 से, ठीक है। तो 60 मिनट उधार ले जाएंगे तो 20 के स्थान कितना बन जाएगा, 60 20 80 बन जाएगा, और 80 में से तब इस 40 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ 20 के स्थान कितना बन गया, 80 बन गया है, क्योंकि यहाँ से हमने 22 से 60 मिनट उधार लेके आया तो 80 बन गया, 80 में से 40 गए, 40 आ गया, ठीक। यहाँ पे 22 से हमने 1 घंटे उधार दे दिया तो हमारा 21 घंटे बचा, मतलब कि 21 बचा है। तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 बचेगा, 18 तो 20 21, तो 3:40 मतलब कि 3 घंटे 40 मिनट का समय लगा। तो 3 घंटे 40 मिनट बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, ध्यान से आप समझते हुए चलिए, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी
भरनी है। कुल कितनी बाल्टी भरनी है दोस्तों? 2000 ml की बाल्टी भरनी है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो 2000 ml की बाल्टी आपको भरनी है और माप आपको दिया है दोस्तों 200 ml का दिया है एक, और एक दिया है आपको 300 ml का। इन दोनों माप से जो है आपको भरनी है। यहाँ आपको विकल्प से आपको आंसर बताना है। पहला विकल्प आप देखिए, यहाँ आपको क्या नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको यह बताना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले मतलब कि 200 ml का 1 में गुणा करेंगे तो 2 से हो जाएगा, और 300 ml का 6 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। नहीं, 3 दूनी 6 नहीं, 6 का 1800 ml हो जाएगा। तो 1800 ml ये, और 2 से 18 2 20, तो 2000 हो गया। यह तो सही है, इसलिए इसका मतलब ये हमारा जो है सही नहीं होगा विकल्प, क्योंकि जो नहीं सही है हमको वह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 4 को करेंगे तो देखेंगे तो यह भी आपका सही है, क्योंकि 4 का गुणा 2 में जब करेंगे 4 दूनी 800 ml हो जाएगा, और इस 4 का गुणा जब 300 में करेंगे तो 4 3 1200, 12 8 20 हो जाएगा। तो यह भी जो है इसकी मतलब 2000 ml हो जाएगा। तो हमारा कौन सा नहीं होगा दोस्तों? हमारा ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। 6 और 3, 6 और 3 का गुणा करिए, 200 में हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 1200 ml हो जाएगा, और 300 में हम इस 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 900 ml, और दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 12 9 कितना हो जाएगा? 2100 ml हो जाएगा, जबकि हमें 2000 ml लाना है बस। तो इसका मतलब ये चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चारों विकल्पों को सॉल्व करेंगे तभी यहाँ पे आंसर आएगा। 6 और 3 आपका बिल्कुल गलत है, यही आपको गलत वाला बताना था। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। देखिए, निम्न में से आपको सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है ये बताना है। देखिए दोस्तों, जो 7.1 है इसे आप क्या लिख सकते हैं? ये किसके नजदीक है? 7.1 7 के नजदीक है कि 8 के नजदीक है? आप कहेंगे ये 7 के नजदीक है, तो 7 आप लिख देंगे, क्योंकि 7.1 हटा देंगे तो 7 बच जाएगा। 7 के नजदीक लिख लिए, गुणे का निशान लगाएंगे। 3.85 है दोस्तों, 3.85 किसके नजदीक? 4 के नजदीक है कि 3 के नजदीक है? आप कहेंगे 4 के नजदीक है, क्योंकि 15 पॉइंट और जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो है इसके स्थान पे हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। बटा 9.09 किसके नजदीक है? ये 9 के नजदीक है कि 10 के नजदीक है? आप कहेंगे 9 के नजदीक है, तो 9 यही आपका आंसर हो गया, यही आपको बताना था। 7 गुणे 4 बटा 9, 7 गुणे 4 बटा 9 आपका आंसर आ गया। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो ध्यान से आप समझते हुए चलेंगे तो सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही चीजें, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि एक छोटा वर्ग, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो आकृति दी गई है इसमें से कह रहा है जो छोटा वर्ग ये वाला है, मतलब कि कोई भी एक ले लीजिए, 4 वर्ग इकाइयों का है। जब पूरा इसका 4 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी भुजा 2 हो जाएगी, ध्यान रखना। पूरा एक वर्ग 4 इकाई का है तो उसकी एक भुजा क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखना, एक भुजा उसकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या बताना है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है दोस्तों? 2 लंबाई धन चौड़ाई, याद है ना आपको? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो इसको सॉल्व करिए। 2 देखिए उसका लंबाई कितना है? लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपको बताना है, ये दोनों, और ये आपका चौड़ाई है। तो यहाँ आपका जो है पहले जो है सभी खाने का, पहले इसका 2 हो जाएगा, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, मतलब 2 2 4 2 6 2 8, लंबाई आपकी 8 है, प्लस लिखेंगे चौड़ाई कितना है? एक ये, मतलब कि 2 2 4, चौड़ाई आपकी 4 है। भुजा आपको 2 आई है इसलिए 2 के मान में जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा? 2 गुणे 12, और 12 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 दूनी 24 आपका आंसर सही हो जाएगा। 24 इकाइयां बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे ही ये सवाल लगेगा, ध्यान से आप देख लेंगे तो सभी चीजें क्लियर हैं। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है आपको बताना है। माध्यिका बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। कुल संख्याओं का योग हमको नहीं पता है। 5 विषयों में प्रत्येक का 75 अंक है, तो टोटल कितना अंक हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 5 गुणे 75 कर देंगे, हमें टोटल अंक प्राप्त हो जाएगा। टोटल अंक कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 5 7 35, 375 आ गया दोस्तों। यहाँ नीचे हम 375 फिर से लिख लेते हैं, इसको काट के। 375 में अब कुल संख्याएं हमको आ गई 375, इसमें हमको किससे भाग करना है? जितने विषय हैं, 5 विषय हैं, 5 से भाग कर दीजिए। 5 7 35 कट गया, 2 37 25 हो गया, 5 5 25, 75 आपका आंसर आ गया दोस्तों। पहला विकल्प आपका यहाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही प्रश्न लगेंगे, ध्यान से आप देख लेंगे तो समझ में आएगा। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? तो यहाँ चारों आकृतियों में से आपको बताना है किसे मोड़कर बनाया जा सकता है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। ये वाला विकल्प, आप जब इसको मोड़ेंगे ये चित्र को तो आपका यही चित्र बनेगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं।
यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 40 है दिया है, तो कह रहा है सफेद भाग बताइए, इसका बताइए। तो जब ये वाला 40 है दोस्तों तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा, क्योंकि जब ये आधा भाग 40 है तो ये भी आधा भाग 40 होगा, और पूरा कितना हो जाएगा, पूरा भाग हमारा 80 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से लिखते हैं, जब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा भाग दर्शा रहा है तो पूरा जो है 40 हो जाएगा। 40 में अब क्या करना है हमको, हमें बताना है कि सफ़ेद वाला भाग कितना है, तो 1/8 है सफ़ेद, तो 1/8 से हम इसमें गुणा कर देंगे 80 में, पूरे भाग में 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 धम्मा 80, 10 हमारा आंसर आ गया। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट है। बस सिंपल सा प्रश्न था, ऐसे ही आपको लगाना था, यहाँ पे आपको कुछ और नहीं करना है। चलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आपसे निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। आपको यहाँ निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपरी सतह यही है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, तो 4 खाने ऊपर के दिख रहे हैं हमको। कितने खाने हैं देखेंगे, 4 खाने हमें दिख रहे हैं, तो 4 वाला खाना ये वाला बिल्कुल आपका सही है, बाकी जो है गलत है। ठीक है, ऐसे समझते हुए आप चलिए, सभी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करना है और समझना है। निम्नांकित में से किसकी लागत अधिक है, आपको यह बताना है। 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, मतलब कि कुल यहाँ पे 200 पैकेट हैं और एक पैकेट का कीमत 250 रुपये है, तो 200 पैकेट कीमत आपको बताना है कि कौन सा अधिक है। दूसरा इसमें कथन दिया है कि 250 रुपये प्रत्येक वस्तु का 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24, 240 हो जाएंगे। तो 240 का यहाँ पे कितना मूल्य होगा और यहाँ 200 का कितना मूल्य होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मतलब कि अधिक, किसकी लागत अधिक है, पहले की अधिक है कि दूसरे की अधिक है। तो पहला 200 है, दूसरा 240 है, तो अधिक तो आपका यही है दोस्तों, 240 वाला ना। इसका मतलब आपका दूसरा विकल्प ही तो बिल्कुल राइट है, तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। आप लोग यहाँ तक देखें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लास्ट प्रश्न और है, इसे आप लोग देख लीजिए। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों का योग। सम संख्यक को आपको जोड़ना है, पहले आपको +1 को जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको आप जोड़ लेंगे। 1 + 1 + 1 = 3 हो जाएगा। फिर प्लस आपको जोड़ना है, फिर ये वाला माइनस वाला जोड़ लेंगे, -1, फिर ये -1, फिर -1, तो आपका -3 हो जाएगा। तो 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 आपका आंसर आ गया। सम संख्यक पदों का योग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपका 30 प्रश्न पूरा यहाँ गणित का कंप्लीट हुआ। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों यह वीडियो जो है आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो निश्चित रूप से सीटेट एग्जाम में मैथ में आप अच्छा स्कोर करेंगे। और लगातार अगर वीडियो को हमारे देखते चलेंगे सीटेट से संबंधित, यूपीटेट से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप यूपीटेट और सीटेट में जरूर सफल होंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।